Hi students, my dear students, today I have started a new lesson. This lesson is also belongs in a class 9th. The name of this lesson is Improvement in Food Resources. Improvement. What improvement? Food. And when? By eating. Resources. Sroth. Improvement in food resources. That means when the food resources improve, nobody persons are hungry. Nobody persons will hungry. So, in these cases, my dear students, today I have started a new lesson. This lesson is through by their Cavalry coaching classes. Cavalry coaching classes. Here. Cavalry coaching classes. Myself, Alimuddin Sheikh. मैं अलीमुद्दीन शेख आपको ये बताना चाहता हूं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस. वाई आर नीडेड इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस? बिकॉज ऑफ इन प्रीवियस एज, those time of period, the population is very short, and farmers have also taken to so much land, also grasped to so much lands. जब जनसंख्या कम थी, उस समय लोगों के पास जमीन ज्यादा थी. जब जमीन ज्यादा थी, तो ऐसी कंडीशन में लोगों को भोज्य सामग्रियों के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी. काफी फील्ड उनके वैकेंट रह जाते थे, खाली रह जाते थे. काफी फील्ड उनके वैकेंट रह जाते थे, खाली रह जाते थे. लेकिन आज क्या है? एक ट्रमेंडस पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या की वृद्धि इस तरह से हुई है जिसको कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट. क्या बोलते हैं इसको हम? जनसंख्या विस्फोट. अगर जनसंख्या विस्फोट हुआ है तो आप ध्यान दें, आवर लैंड हैव नॉट बीन इंक्रीजेस. हमारी जमीन में विकास नहीं हुआ, हमारी जमीन इंक्रीज नहीं की है. इंक्रीज हुआ है तो हमारा नंबर, हमारी संख्या. इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो हमारी संख्या इंक्रीज हुई है, हमारा नंबर जो इंक्रीज हुआ है, उस इंक्रीजिंग नंबर के लिए पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुई है, जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई है. ऐसी कंडीशन में फार्मर को क्या चाहिए? अगर उसके पास थोड़ी सी भी जमीन है तो बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से वो क्रॉपिंग करे. बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से यदि वो क्रॉपिंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसे कम फील्ड में ही, छोटे से खेत में ही आवश्यकता से अधिक उत्पादन वो कर सकता है. इसी को कहा गया इंप्रूवमेंट. हम इंप्रूव करते हैं. छोटी सी फील्ड, हमारा खेत छोटा सा है, फील्ड छोटी सी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम कैसे अनाज को उत्पन्न करें, यह हमारा जो है एम होना चाहिए. एक अच्छा फार्मर वही होता है, गुड फार्मर जिसको बोला गया, अच्छा फार्मर. दे हैव ग्रोन टू द वेरी शॉर्ट लैंड and it's also grown to the maximum grains.
It's also found to the maximum number of grains. कम खेत से ज्यादा उपज को पैदा कर लेना, यह एक अच्छे फार्मर की पहचान होती है। ऐसी कंडीशन में अगर एक अच्छे फार्मर की पहचान यह है, तो हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, एक समय ऐसा भी था हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, कल्टीवेशन के लिए इतनी सारी सुविधाएं हमारे पास नहीं थी, और उस दशा में हम भोज्य पदार्थों का उत्पादन कम से कम कर पाते थे। भोज्य पदार्थों का उत्पादन कम से कम कर पाते थे। और आज क्या है? आज तो हमारी पॉपुलेशन और ज्यादा इंक्रीज कर गई। पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, लेकिन लैंड की एरिया इंक्रीज नहीं कर रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लैंड तो एरिया में वो डिवाइड होती चली जा रही है। पर ह्यूमन, पर व्यक्ति लैंड शार्ट होती चली जा रही है, लेकिन लैंड के शार्ट हो जाने से कोई व्यक्ति भूखा नहीं मर रहा है। सबको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके थ्रू हम आसानी पूर्वक अपने कम जमीन में अधिक से अधिक फसल को पैदा कर सकते हैं। जब अधिक से अधिक फसल को पैदा करेंगे तो स्पष्ट है कि अधिक से अधिक ग्रेन्स हमको मिलेगा। और यह कंडीशन डिपेंड करती है इंप्रूव करने के लिए। किसको? फूड रिसोर्सेस को। जब तक फूड रिसोर्सेस इंप्रूव नहीं करेगा, तब तक के लिए जो है सभी व्यक्तियों के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। न्यूट्रिशन अलग है बेटा, न्यूट्रिएंट्स अलग हैं। भोज्य पदार्थ अलग है, पोषक पदार्थ अलग हैं। भोज्य पदार्थों में मैं आपको बता रहा था बैलेंस डाइट और कंप्लीट डाइट। बैलेंस डाइट, कंप्लीट डाइट। कंप्लीट डाइट में होता है कि आपने कुछ भोज्य पदार्थों को लिया, उसको ग्रहण कर रहे हैं। गुड़ और रोटी से भी आपका पेट भर सकता है, दाल चावल से भी आपका पेट भर सकता है, लेकिन यह जो आप कर रहे हैं यह बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स ये मिलने चाहिए। आपके बॉडी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, सारे मटेरियल आपके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए आपको मिलना चाहिए। यदि ये मिल रहा है तो हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है। और संतुलित आहार के लिए दाल, चावल, रोटी, 2 प्रकार की सब्जी, घी, गुड़, दही, दूध, इनका होना अनिवार्य है। यदि ये नहीं मिलते हैं तो आपका संतुलित भोजन नहीं होता है। हाँ, इनकी मात्रा शरीर के भार के अनुसार, शरीर के वजन के अनुसार, शरीर की हाइट के अनुसार इनकी मात्रा को कम ज्यादा किया जा सकता है। आपके कार्य करने की क्षमता के आधार पर इनकी मात्रा को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है, लेकिन इनकी मात्रा को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता कि आपने इतना ही लिया है, इतने को नहीं लेंगे तो आपका एक कंप्लीट डाइट हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कार्बी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से यहां पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन के विषय में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन, जो क्रांतियां आई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, मानव प्रजातियों के विकास के लिए। मैंने बताया आपको, इसके पहले बताया आपको कि हमारे देश की जनसंख्या तो विस्फोटक रूप में बढ़ रही है। क्या उस रूप में हमारे देश में जमीन भी बढ़ रही है, लैंड भी बढ़ रही है? नहीं। लैंड की एरिया वो निश्चित है, कांस्टेंट है, लेकिन पॉपुलेशन वो तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। यदि पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है
तो जाहिर सी बात है कि हम बायोटेक्नोलॉजिकल फील्डिंग नहीं करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के आधार पर हम खेती को नहीं करेंगे, अपने क्रॉपिंग को नहीं करेंगे, तो हमको पूर्ण रूप से इतनी बड़ी जनता के लिए भोजन देना मुश्किल हो जाएगा। एक किसान जो होता है हमारे जीवन का एक मूलभूत आधार होता है, उसी किसान के आधार पर ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, वी आर आल्सो वेरी रिस्पेक्टेड टू फार्मर्स। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, please help the farmers. If you are a farmer, please take to the biological methods, biotechnical methods for the preparation of the agriculture. यदि आप फार्मर हैं, यदि आप किसान हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है आप बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड को यूज करिए। इस मेथड में आपने देखा कि कहीं पर इरिगेशन का जहां पर पानी की कमी है, इरिगेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। स्प्रिंग इरिगेशन है, कम पानी में ज्यादा से ज्यादा खेतों की सिंचाई हो जा रही है, स्प्रिंग इरिगेशन है, और भी विभिन्न प्रकार के इरिगेशन है। तो आपको इस सारी चीजों को यूज करना है, तब कहीं जाकर के अनाज उत्पन्न होता है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है, मैंने अभी आपको बताया रिवॉल्यूशन के विषय में, रिवॉल्यूशन के विषय में है फिश रिवॉल्यूशन, मछलियों का उत्पादन, जिसको हमने कहा कि फिश रिवॉल्यूशन कहते हैं कि ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन इट्स आल्सो बिलोंग्स टू द फिश प्रोडक्शन। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू क्रांति, यह मछली के उत्पादन की क्रांति है। अगर कोई कहता है कि ब्लू रिवॉल्यूशन इज बिलोंग्स टू द, आप बोलेंगे फिश प्रोडक्शन। क्लियर? आप बोलेंगे फिश प्रोडक्शन। अगर फिर कोई पूछता है येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल प्रोडक्शन, येलो रिवॉल्यूशन बिलोंग्स टू द ऑयल प्रोडक्शन। एंड द व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज आल्सो बिलोंग्स टू द मिल्क। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज आल्सो बिलोंग्स टू द मिल्क। व्हाइट दूध का उत्पादन किसानों के द्वारा किया जाता है, जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला गया। और लास्ट में मैं आपको बताता हूं गोल्डन रिवॉल्यूशन। और गोल्डन रिवॉल्यूशन जो होता है, या गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसको पल्सेस, क्रियल्स, पल्सेस को इसमें इंपॉर्टेंट में रखा गया, दालों को इंपॉर्टेंट में रखा गया। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान में रखें। मैं अभी क्लास 9 के विषय में डिस्कस कर रहा हूं। तो इस तरह से आपने देखा मैकेनिजी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, मैंने बताया आपको फूड रिसोर्सेस कितने प्रकार से इंप्रूव किया जा सकता है, और इंप्रूव करने के लिए मैंने आपको कई प्रकार के रिवॉल्यूशन को बताया। ब्लू रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड लास्ट गोल्डन रिवॉल्यूशन। मैंने आपको कई प्रकार की क्रांतियों के विषय में बताया, और इन क्रांतियों के विषय में मैंने यह भी बताया कि साइंटिस्ट एन.ई. बोरलॉफ, साइंटिस्ट एन.ई. बोरलॉफ, इनको कहा जाता है, साइंटिस्ट एन.ई. बोरलॉफ को कहा जाता है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। अब हम आपको बताएंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। ध्यान दें, टाइम ऑफ इंटरवल को अगर रेस में रखा जाए, टाइम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी। इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी, हम फसलों के विभिन्न प्रकार की जातियों में इंप्रूवमेंट करेंगे। हमारे पास दो बीज होते हैं, एक वह बीज होता है जो कि सर्टिफाइड होता है, एक दूसरा बीज होता है, दूसरा सीड होता है जो कि सर्टिफाइड ना हो करके, तो घर का बीज भी आप ले सकते हैं, या फिर जो है हाइब्रिड सीड आप ले सकते हैं, जिसका प्रोडक्शन, घर के बीज का प्रोडक्शन, ध्यान रहे कि बार बार बीज की क्रॉपिंग करने से बीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है,
इसलिए घर के बीज को नहीं लिया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा हम हाइब्रिड सीड का यूज करते हैं। हाइब्रिड सीड का यूज करने से इंप्रूवमेंट आता है, किसमें? क्रॉप वैरायटी में। क्रॉप वैरायटी में इंप्रूवमेंट आता है। सेकंड, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन हो। इसके लिए क्या होता है? यदि हम हाइब्रिड सीड का उपयोग कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड को ज्यादा उपयोग में ला रहे हैं, तो ये प्रोडक्शन इसका उपयोग होगा, अधिक होगा। यदि ज्यादा से ज्यादा हम इसका उपयोग में नहीं ला रहे हैं, प्रोडक्शन इसका अधिक नहीं होगा। आप जानते हैं कि जब हाइब्रिड सीड को यूज में ले आते हैं तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा। अब यही आ रहा समय, देखिए आप जो है पैडी का, धान का रेनी सीजन आ रहा है, तो इसमें हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हाइब्रिड सीड का यूज करते हैं। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हाइब्रिड सीड्स का यूज करते हैं। विभिन्न प्रकार के हाइब्रिड सीडों का उपयोग करते हैं। और ऐसी दशा में जब हाइब्रिड सीड का उपयोग करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमको इसका अनाज मिलेगा। एट लास्ट आ रहा है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। मैनेजमेंट, फसल को बो देना, ग्रो करा देना, यह फसल को प्राप्त कर लेना नहीं होता, उसको मैनेज करना पड़ता है। कैसे आप मैनेज करोगे उसको? डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वीड्स। वीड्स मींस अनवांटेड प्लांट्स दोज आर ग्रोन ऑन योर फील्ड। अनवांटेड प्लांट्स दोज आर ग्रोन इन योर फील्ड्स इज कॉल्ड वीड्स। इज कॉल्ड वीड्स। जो अवांछित पौधे हैं वो ग्रो कर जाते हैं। आपने धान की फसल की रोपाई किया, उसके बाद उसमें देखते हैं ढेर सारे अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, फिर उसकी आप निराई करते हैं, एक एक पौधे को निकाल, अनवांटेड प्लांट को निकालते हैं, तब कहीं जाकर धान की फसल की ग्रोइंग होती है। तो उसके लिए किसान को पड़े, उस धान में रोग लग गया, खैरा रोग लग गया, गंधी रोग लग गया, उसमें कीड़े लगना शुरू हो गए, इंसेक्ट लगना शुरू हो गए। जब फसल आना शुरू करेगी उसमें इंसेक्ट लगना शुरू हो जाएंगे, तो किसान को चाहिए कि वह आसानी पूर्वक उनको नष्ट करे, हटाए। उनको हटाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं। मैलाथियन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, जिनके छिड़काव से हम इन इंसेक्ट को आसानी पूर्वक हटा सकते हैं। जब इंसेक्ट आसानी पूर्वक हट जाएगा, सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये इंसेक्ट हट जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी क्रॉप जो है वो अच्छी से अच्छी पैदा हो। सो आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज फॉलो दिस टाइप्स ऑफ टेक्निक। Those who also belong to the farmers, please follow this types of technique. आप इस तकनीक को उपयोग में लाएंगे तो जाहिर सी बात है अच्छी से अच्छी क्रॉप को आप पैदा कर लेंगे। तो मैं अब आपको इसके विषय में बताने चल रहा हूं। अब आप देखिए कि यहां पर मैंने आपको बताया कैसे आपको सिलेक्शन करना है। पहले आप ये देखिए कि जो फसलें होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कितने प्रकार की फसलें होती हैं? 3 प्रकार की फसलें होती हैं मुख्य रूप से। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। सबसे पहले हम आपको बताएंगे रबी की फसल के विषय में। रबी की फसल के रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जायद। ध्यान दें, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल के विषय में आप देखिएगा, रबी की फसल के विषय में यह अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने लगे? 6 महीने। अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर से मार्च तक जो लगा है इसमें बार्ली है, ग्राम है, पी है, बार्ली है, ग्राम है, व्हीट है, व्हीट, बार्ली, ग्राम,
ये सब आते हैं किसमें? ये सब आते हैं रबी की क्रॉप में। खरीफ की क्रॉप को देखिए, ध्यान से समय देखते चलिएगा, मैं टाइम ऑफ इंटरवल पर भी क्वेश्चन अभी राइज करूंगा आपसे। इनके समय अंतरालों पर भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अक्टूबर से मार्च तक ये हो गए। दूसरा जो होता है खरीफ की फसल या जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक होती है। खरीफ की फसल जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक होती है। अब आप ध्यान से सोचिए, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बचा कितना? मई, जून, जुलाई, 3 महीने का समय बचा ना। जुलाई से अक्टूबर तक दूसरी फसल हो जाएगी। जुलाई से अक्टूबर तक की जो फसल हो जा रही है उसमें धान है, पैडी, मैज, पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया। इन फसलों को आपने देखा ये खरीफ की फसलें कही जाती हैं। कौन सी फसल कही जाएगी? खरीफ की फसल कही जाएगी। इस खरीफ की फसल में आपने देखा कि हम धान की ग्रोइंग कर सकते हैं, मक्के की ग्रोइंग कर सकते हैं, सोयाबीन की ग्रोइंग कर सकते हैं और जूट की ग्रोइंग कर सकते हैं, कॉटन की ग्रोइंग कर सकते हैं, सनहैम, रेशेदार फाइबर एंडलिंग प्लांट, इनकी ग्रोइंग कर सकते हैं। अब आती है जायद की फसल। जायद की फसल हमेशा किसानों के लिए भाई लाभदायक होती है। जायद की फसल हमेशा किसानों के लिए लाभदायक की फसल होती है क्योंकि इसमें पानी कम देना पड़ता है और जुताई और बुआई की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए आप लोग देख रहे होंगे काकर है, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है। क्या है ये सब जायद की फसलों में आते हैं, जिसके लिए फार्मर को कम वर्क करना पड़ता है लेकिन प्रोडक्शन जो होता है वो सबसे हाई होता है और इनके सीड से अच्छी इनकम हो जाती है फार्मर को। तो जायद की फसल हमेशा किसानों के लिए बेनिफिटिकल बोली गई। क्या बोली गई? बेनिफिटिकल क्रॉप्स बोली गई। अब इसके बाद आप देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया हमारे पास 3 प्रकार के जो है इंप्रूवमेंट क्रॉप वैरायटी हैं। हमारे पास फसलों को इंप्रूव करने के लिए 3 मेथड हैं। पहला मैंने बताया इंप्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी। क्या बताया मैंने? इंप्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी। दूसरा, ये पहला मैंने बताया। दूसरा क्या है? इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। ध्यान दें, प्रोडक्शन की बात मैं कर रहा हूं। थर्ड है मैनेजमेंट इन क्रॉप प्रोटेक्शन। थर्ड है मैनेजमेंट क्रॉप प्रोटेक्शन। मेरे प्यारे भाइयों, एक बार फिर से सुनिए, हमारे किसानों के लिए तो दे दिया गया कि इंप्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी, हमने अच्छी से अच्छी फसल को ग्रो कराया, अच्छी से अच्छी फसल का सिलेक्शन किया हमने, ग्रोइंग अच्छी हुई। अच्छी ग्रोइंग कराने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है। जरा सा उस टेक्निक को आप ध्यान में देखिए, क्या टेक्निक है हमारे पास। सपोज दैट हमारे पास इतनी फील्ड है हमारे पास, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 4 एकड़ है, ये फील्ड हमारे पास।
इसमें से 2 स्क्वायर फीट एरिया को हम लेते हैं। कितना? ओनली 2 स्क्वायर फीट। 1 स्क्वायर फीट लीजिए, 2 स्क्वायर फीट। 100 सीट काउंट करके आप 100 सीट्स को आप इसमें ले लीजिए। जो आप समझते हो कि हमारा हाइब्रिड सीट्स है या बढ़िया सीट्स है, उसको आप काउंट करके आप 100 सीट को लीजिए और इसमें आप ग्रोइंग के लिए इस तरह से लाइन बाय लाइन आप लगा दीजिए इस तरह से। अब आप ग्रोइंग करने के बाद काउंट करिए कि आपने 100 सीड्स को लिया था तो इसमें से कितने सीड जर्मिनेट किए। पता यह चलता है यदि सीड आपका अच्छा है तो 100 सीड लेने के बाद उसमें 98 सीड्स ग्रो कर गए, तो 98% जर्मिनेशन हुआ इसका। कितना हुआ? 98% जर्मिनेशन हुआ। वही घर का सीड लेके चले जाएं या बाद का सीड लेके चले जाएं, पता यह चलता है कि उसका 50% जर्मिनेशन हुआ। ध्यान रहे, जर्मिनेशन जितना ज्यादा से ज्यादा सीड का होगा, सीड्स का अमाउंट उतना ही कम होगा। जर्मिनेशन 50% है और आपने 10 kg लिया है तो जर्मिनेशन 50% आया, तो पूरी फील्ड के लिए आपको जो है अगर 10 kg लिया है तो आपको 20 kg लेना पड़ेगा। इधर तो आप बचा रहे हो घर का सीड जर्मिनेट कराने के लिए, उधर सीड का अमाउंट बढ़ रहा है। सीड का अमाउंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हम ऐसा क्यों न करें, हमेशा अच्छे से अच्छे बीजों का चुनाव करें, अच्छे से अच्छे बीजों का चुनाव करें जिसकी जर्मिनेटिंग पावर अच्छी हो, जो हिबरनेशन में ना हो, जो सुप्तावस्था में ना हो, जो जागृति की अवस्था में हो, जिससे जर्मिनेट करके अच्छे से अच्छे फसलों को प्राप्त किया जा सके, ऐसे सीड को लिया जाए। और यदि हमने देखा सीड का जर्मिनेशन 98% सो फार सो गुड, यदि फिर हमने देखा कि सीड का जर्मिनेशन ओनली 50% आया, तो ऐसे सीड को ग्रो कराना उचित नहीं होगा। फार्मर इज गोइंग ऑलवेज बी लॉस्ट, फार्मर इज गोइंग ऑन ऑलवेज बी लॉस्ट, फार्मर हमेशा नुकसान में जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए हमको हमेशा सिलेक्टिव सीड्स का यूज में लाना है और ऐसे सीड को लाना है जिसमें से कि जर्मिनेशन उसका 100% हो जाए, जर्मिनेशन उसका 90% हो जाए, तो वह सीड हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। सेकंड, अगर सीड ग्रो कर गया, जर्मिनेट कर गया, तो फिर लायबिलिटी बनती है फार्मर की, किसानों की जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है? भाई उसकी देखभाल करना है। अगर आप उसकी देखभाल नहीं करोगे, फसल की देखभाल नहीं करोगे, तो फसलें सबकी सब बर्बाद हो जाएंगी। फसलों की देखभाल के लिए भी किसानों को चाहिए कि उचित समय पर उनको इरिगेट करें, मैनेजिंग करें, फर्टिलाइजिंग करें, खाद का छिड़काव करें, ह्यूमस का छिड़काव करें, पेस्टिसाइड का छिड़काव करें, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें। इस तरह से किसान जाकर के कहीं तक फसल, अच्छी फसल को पैदा करता है। यहां पर आपने देखा कि मैंने वैरायटी इंप्रूवमेंट के विषय में बताया, क्रॉप इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। जब वैरायटी अच्छी रहेगी, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। अच्छी फसल आपको प्राप्त करना है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां पर आप लोग अच्छे से अच्छे ढंग से फसलों को पैदा करिए। अभी आपने देखा कि इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन, फिर मैनेजमेंट इन क्रॉप प्रोटेक्शन। आप फसलों को जब आपकी फसल प्राप्त हो जाए तो उसको किस प्रकार से जो है उसका प्रोटेक्शन किया जाता है, उस विषय में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा अगला टॉपिक कल चलेगा, जिस विषय में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। तो आप लोग मेरे चैनल को कादरी कोचिंग क्लासेस अलीमुद्दीन शेख कादरी, इस मेरा चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको इस पर जो है फैलाएं। और मैं आपको सारी बातें और जो छूट रही हैं इस विषय में, कैसे कैसे इनको इंप्रूव किया जाए, क्या क्या मेथड होंगे, क्या प्रोडक्शन होंगे, ये सारी चीजों की जानकारी मैं आपको कल दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।